दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि हॉरर की जो स्टोरीज है वो कब से शुरू करें, तो आप आज ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि वो इसी चैनल पर शुरू की जाए या फिर नए चैनल पर। आज सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। तभी सुरभि के पास एक फोन आया और उसने कहा कि हेलो डॉक्टर सुरभि, मैं आपके इस्तीफे की पुष्टि के लिए फोन कर रहा हूँ। आपने लिखा है कि आप जल्द से जल्द दिल्ली छोड़कर अमेरिका जाना चाहती हैं। ये देखकर नितेश की दुनिया हिल गई थी। अब वो क्या करेगा, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड नंबर 36 में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी उस फोन वाले आदमी ने आगे कहा, और सुना है डायरेक्टर खतरे भी वापस जा रहे हैं, क्या आप दोनों साथ जा रहे हैं? हमें शादी की दावत में कब बुला रही हैं आप? उसकी ये बात सुनते ही नितेश ने फोन काट दिया। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने मन ही मन में सोचा कि वो जाना चाहती थी, तो ये सब क्या था? क्या वो उसके लिए सिर्फ एक दिल्ली का आखिरी पड़ाव था, एक खिलौना जिसके साथ वो पहले से खेल रही थी? उसने सोचा था कि वो पिघल रही है, लेकिन वो तो पत्थर निकली। इसके बाद जब सुरभि की आंख खुली तो उसने देखा बिस्तर खाली था। वो उठी और खिड़की के पास गई, जहां नितेश खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसका रूह ठंडा और अजनबी था। सुरभि ने पीछे से उसे गले लगाकर कहा, नितेश तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो? ये सेहत के लिए ठीक नहीं। और क्या तुम नहीं चाहते कि हम बच्चे के लिए कोशिश करें? वो उसे बताना चाहती थी कि उसने कोई दवा ही नहीं ली थी। नितेश ने उसका हाथ झटक दिया। उसने सिगरेट को मसला और ठंडी आवाज में कहा, सुरभि, मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें कभी जानता ही नहीं था। तुम्हारे बारे में क्या सच है क्या झूठ है? उसकी बात सुनकर सुरभि सहम गई। उसने घबरा कर पूछा, नितेश क्या हुआ है? नितेश ने करूर मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर लगा कि अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं अब तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता। खेलना, ये शब्द सुरभि का सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये सब उसके लिए सिर्फ एक खेल था? ये सोचते हुए सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसने नितेश का हाथ पकड़कर कहा, नितेश ऐसा मत कहो, मैं डरी हुई हूँ, प्लीज ऐसा बर्ताव मत करो। नितेश ने उसका हाथ हटा दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, सुरभि, 6 महीने पहले तुमने मुझे छोड़ा था, और आज अगर कोई छोड़ रहा है तो वो मैं हूं। मैं नितेश अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। ये कहते वो मुड़ा और चला गया। दरवाजा बंद होने की तेज आवाज ने सुरभि के दिल के टुकड़े कर दिए। वो जमीन पर गिर पड़ी और घुटनों में सिर छिपाकर रोने लगी। वो चला गया था उसे हमेशा के लिए छोड़कर। अगले दिन सुरभि के लिए नरक समान था। उसने नितेश को पागलों की तरह ढूंढा। उसका फोन बंद था और वो पुराने एड्रेस पर नहीं था। सुरभि ने काम पर जाना बंद कर दिया, खाना छोड़ दिया, और वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई। एक शाम वो बेसुध होकर सड़क पर चल रही थी। भूख और प्यास से उसका शरीर टूट रहा था। तभी उसे सड़क के उस पार एक जाना पहचाना साया दिखा। उसने चिल्लाकर कहा, नितेश। उसका नाम चिल्लाते वो पागलों की तरह सड़क के बीच दौड़ पड़ी। ट्रैफिक लाइट लाल हो चुकी थी। गाड़ियां जोर से ब्रेक लगा रही थी, लोग गालियां दे रहे थे, लेकिन सुरभि को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस नितेश दिखाई दे रहा था। तब एक ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, अरे मरने का इरादा है क्या? इसी के साथ सुरभि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसने आंख खोली तो शुभम उसके पास था। शुभम ने उसे सहारा देकर कहा, सुरभि, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सड़क पर गिरते देखा। आगे से सुरभि ने बुदबुदा कर कहा, नितेश, नितेश मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। शुभम ने उस दिशा में देखा जहां सुरभि इशारा कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसलिए उसने धीरे से कहा, सुरभि वहां कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर सुरभि फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, वो मुझसे नफरत करता है शुभम। वो मुझे नहीं चाहता, लेकिन मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मुझे उसकी बहुत याद आती है, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो शुभम। उसकी बात सुनकर शुभम का दिल बैठ गया। वो सुरभि से प्यार करता था, लेकिन सुरभि के लिए नितेश ही सब कुछ था। उसने भारी मन से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। इसके बाद शुभम उसे एक महंगे बार में बाहर ले गया। अंदर से तेज संगीत की आवाज आ रही थी। तभी सुरभि ने डर कर उससे पूछा, क्या वो सच में अंदर है? आगे से शुभम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल। ये कहकर वो उसका हाथ थामकर उसे अंदर ले गया। बाहर के एक कोने में नितेश बैठा था। महंगे सूट में वो बड़ा आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और बेबसी थी। कई खूबसूरत महिलाएं उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था।
तभी एक कम उम्र की भड़काऊ कपड़ों वाली लड़की उसके पास आई और उसने उसके साथ चिपक कर बैठकर कहा, सर आप अकेले क्यों हैं? क्या आपकी वाइफ से झगड़ा हुआ है? उसे भूल जाइए, मैं तो अभी 20 साल की हूँ। नितेश ने उसे पहले झिड़कने की कोशिश करके कहा, 20 साल? तुम तो 30 साल की लगती हो। ये कहकर उसने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा शुरभि और शुभम अंदर आ रहे थे। शुरभि का छोटा सा हाथ शुभम की हथेली में था। नितेश की आंखों में आग लग गई। वो उसे छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी और अब वो अपने लवर के साथ यहाँ आई थी। जलन में उसके विवेक को अंधा कर दिया। पास बैठी लड़की ने नितेश के चेहरे पर आए बदलाव को देखा। वो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ है, लेकिन अगले ही पल नितेश ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने लड़की के सीने को लगाकर कहा, इधर आओ। सुरभि ने दृश्य देखा और उसके कदम वहीं थम गई। नितेश जो कुछ दिन पहले उसे बाहों में भरकर बच्चे की तरह बात कर रहा था, अब किसी औरत को गले लगा रहा था। नितेश की नजरें सीधे सुरभि की आंखों में गड़ी थी, चुनौतीपूर्ण, क्रूर और बहुत आहत। वो उसे दिलासा दिखाना चाहता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही अंदर वो जल रहा हो। वहीं नितेश की बाहों में उस खूबसूरत महिला ने अपनी नाक सिकोड़ी। नितेश के आलिंगन में पुरुषों के इत्र की गंध नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, मर्दाना और मोहक खुशबू थी। उसमें एक पवित्र और अभिमानी आभा थी जो बड़ी मनमोहक थी। आगे अभी कुछ ही पल जिस आदमी ने उसे बेरहमी से ठुकराया था, वो अब इतना भावुक हो गया था। लेकिन जैसे ही उस महिला ने नितेश की तरफ देखा, उसने पाया कि उसकी आंखों के भाव नॉर्मल थे। होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, सर। महिला की आवाज में कोमलता थी। ठीक उसी क्षण एक परिचित और मधुर आवाज गूंजी, नितेश। पास खड़ी सुरभि उन्हें देख रही थी। लिली के फूलों, सफेद कमीज और लंबी स्कर्ट में वो किसी कमल के फूल जैसी पवित्र लग रही थी। बार वाली महिलाओं ने तुरंत समझ आ गया कि नितेश की वाइफ या गर्लफ्रेंड है। वो महिला सीधे खड़ा होना चाहती थी, लेकिन नितेश के भारी हाथ ने उसे जकड़ रखा था। उसने उसे इतनी जोर से भींचा कि वो दर्द से सिहर उठी। यह आदमी उसे सिर्फ एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहा था। नितेश की आवाज सुस्त और ठंडी थी। उसने सुरभि की तरफ देखकर कहा, मिस सुरभि, आपसे यहाँ मिलना कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। सुरभि ने उसका ठंडा व्यवहार और उसकी जगह किसी और को देखा, अपना पीला पड़ा चेहरा देखकर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, नितेश हमें बात करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर नितेश हंसा, एक करूर हंसी। उसने हंसकर कहा, "हाँ, बातचीत किस बारे में? मुझे लगा कि मैंने कुछ दिन पहले सब स्पष्ट कर दिया था।" उसकी बात सुनकर सुरभि वहीं जम गई। वो मयूरी की तरह वाकपटु नहीं थी। वो बस अपनी बड़ी बादामी आंखों से उसे निहारती रह गई। वहीं नितेश ने वाइन का घूंट भरा। वो जानता था कि सुरभि बीमार बिल्ली की तरह कमजोर है, लेकिन उसकी आंखें वो बोलती थी। तभी पीछे खड़ा शुभम अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। वो आगे बढ़ा और नितेश पर बरस पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, नितेश, तुम हद पार कर रहे हो। तुमने सुरभि का दिल दुखाया। क्या तुम्हें पता है कि उसने पिछले कुछ दिन कैसे गुजारे? और तुम आराम से यहाँ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। क्या तुम उसे पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हो? मैंने तुम्हें उसे सौंपा था। उसकी बात सुनकर नितेश के चेहरे पर शिकन आ गई। उसने शरारती अंदाज में सुरभि को देखकर कहा, मुझसे बात करने का तुम्हारा यही तरीका है? तभी सुरभि ने घबराकर शुभम का हाथ खींचकर उसे रोककर कहा, बस करो शुभम, तमाशा मत करो। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बात करने दोगे। आगे से शुभम ने सुरभि के कागज जैसे सफेद चेहरे को देखा और गुस्से में बड़बड़ा कर कहा, ठीक है, तुम करो बात, मैं दूर इंतजार करूंगा। ये कहकर वो एक साइड पर चला गया। शुभम के जाते ही सुरभि की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी नितेश ने व्यंग करके कहा, बिछड़ने का इतना दुख तो उसी के साथ चले जाओ, डायरेक्टर की वाइफ बन जाओ, जैसा तुम चाहती हो। आगे से सुरभि ने आंसू और जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, नितेश, वो जा चुका है, चलो बात करते हैं। उसकी मुस्कान और उसके रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। तभी नितेश ने अपनी बाहों में लिपटी दूसरी महिला का चेहरा छुआ और जानबूझकर कहा, तुम सचमुच कोमल और खूबसूरत हो। तुम चाहती हो कि मर्द तुम्हें चुने, तो कुछ ईमानदारी दिखाओ। इशारा मिलते ही वो महिला नितेश पर झुक गई और उसे चूमने लगी। आगे से नितेश ने उसे नहीं रोका, बल्कि सुरभि को जलाने के लिए उसे और करीब कर लिया। सुरभि ये सब देख रही थी, उसका दिल छलनी हो रहा था।
कुछ देर बाद नितेश ने उस महिला को अलग किया और नोटों की गड्डी उसकी तरफ फेंक दी। महिला समझ गई, पैसे उठाए और खुशी खुशी चली गई। नितेश अब अकेला था, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तभी सुरभि ने कांपते उसके चेहरे को थाम कर कहा, नितेश, क्या हम अब बात कर सकते हैं? लेकिन आगे से नितेश ने झटक कर उसका हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में एक मैच्योर पुरुष की शरारत और क्रूरता थी। उसने अपनी बेल्ट ढीली करके कहा, क्या बात करनी है, स्पष्टीकरण चाहिए। ये बहुत आसान है। मैं ऊब गया हूँ। तुम्हारे साथ खेलते खेलते मैं ऊब गया। मैं बस तुम्हारा स्वाद जानना चाहता था, और अब जब मैंने चख लिया है तो ये बहुत ही नॉर्मल है। उसकी बात सुनकर सुरभि का शरीर सुन पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका खून जम गया हो। तभी नितेश ने उसे सोफे पर दबोच कर कहा, हिलो मत, मेरा शरीर अभी उस औरत की वजह से जल रहा है। तुमने उसे भगा दिया, तो अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। भले ही तुम नॉर्मल हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना ठीक है। नितेश की आंखों में गहरा अंधेरा था। उसने सुरभि का कॉलर खींचकर सबसे जहरीला वार करके कहा, बच्चा, मैं तुम्हें किस तरह का बच्चा पैदा करने दूंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस बच्चे का बाप कौन होगा। उसने इतना ही कहा कि तभी तड़ाक सुरभि ने पूरी ताकत से उसे थप्पड़ दे मारा। उसकी आंखों में आंसू की धार निकली। उसने चिल्लाकर कहा, नितेश, तुम बहुत बेशरम हो। वहीं नितेश का चेहरा पत्थर हो गया। उसने सुरभि को जकड़ कर कहा, तुम मुझे बेशरम कह रही हो? मैं दिखाता हूं बेशर्मी क्या होती है। सुरभि ने संघर्ष किया, सिसकी, चिल्लाई, लेकिन वो नितेश की ताकत के आगे बेबस थी। बाहर के शोरगुल और संगीत में उसकी चीखें दब गई। नितेश ने उसे अपमानित किया, प्रताड़ित किया और उसे अंत में छोड़ दिया। आधे घंटे बाद सुरभि सोफे पर टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और होठों पर काटने के निशान थे। गाल आंसुओं से भीगे थे। वही नितेश ने इत्मीनान से अपने कपड़े ठीक किए, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने एक सिगरेट जलाई और जाने लगा। तभी सुरभि ने रेंग कर उसकी पतलून पकड़कर कहा, नितेश, क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? तुम जो कहोगे मैं मानूंगी। क्या हम सुलह कर सकते हैं? मुझे माफ कर दो। नितेश ने बिना मुड़े अपना पैर छुड़ाया और ठंडे स्वर में बोला, सुरभि, इसके बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा। मैंने कोई प्रोडक्शन इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए मैं दवा भिजवा दूंगा। ये कहते वो चला गया। सुरभि के रोने की आवाज ने उसका पीछा किया, जिससे उसका दिल भी पसीज गया, लेकिन वो नहीं रुका। तभी सामने से शुभम आ गया। सुरभि के हालात देखकर शुभम की आंखों में खून उतर आया। उसने चिल्लाकर कहा, नितेश, तुमने उसे फिर रुलाया, कमीने। आगे से नितेश ने लापरवाही से कहा, डायरेक्टर शुभम, क्या तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है कि औरतों को कैसे रुलाते हैं? तभी शुभम की नजर सुरभि की गर्दन पर पड़े निशान और फटे हाल पर पड़ी। वो समझ गया। उसने गुस्से में नितेश का कॉलर पकड़कर कहा, तुम इंसान के भेष में दरिंदे हो। तुम्हें उसे छूने का कोई हक नहीं है। आगे से नितेश ने हंसकर कहा, लड़ना चाहते हो? बढ़िया है। इसी के साथ दोनों के बीच भयंकर मारपीट शुरू हो गई। बोतलें टूटने लगी, लोग चिल्लाने लगे। नितेश ने शुभम को धक्का देकर कहा, अगर मैं योग्य नहीं हूं तो क्या तुम हो? जब मैं उससे मिला था तुम कहां थे? शुभम, क्या तुम मेरी इस्तेमाल की हुई चीज उठाने में शर्म महसूस नहीं करते? इस्तेमाल की हुई चीज, ये शब्द सुरभि के कानों में पिघले शीशे की तरह पड़े। वो दौड़कर आई और दोनों के बीच में गिर पड़ी। उसने शुभम का हाथ पकड़कर कहा, बस करो, बस करो, मैं विनती करती हूँ। उसकी बात सुनकर नितेश की मुट्ठी हवा में रुक गई। सुरभि शुभम की रक्षा कर रही थी। तभी सुरभि ने नितेश की तरफ देखा और कहा, तुम यहां से चले जाओ। नितेश का दिल टूट गया। उसे लगा कि सुरभि ने शुभम को चुन लिया है। उसने कड़वाहट में कहा, सुरभि, आज तुमने मुझे जाने को कहा। आशा है कि तुम्हें फ्यूचर में पछतावा नहीं होगा। सुरभि, जो अब शांत हो चुकी थी, बोली, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, प्लीज जाइए। आगे से नितेश ने धीरे से कहा, ठीक है, और मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाते ही सुरभि का संयम टूट गया और फूट फूट कर फिर रोने लगी। शुभम ने उसे सहारा देकर कहा, सुरभि, जब तुम्हारा दिल इतना दुख रहा है तो उसे क्यों भगाया? क्या तुम्हें डर है कि मैं 6 साल पहले का सच बता दूंगा? आगे से सुरभि ने बस से हिलाकर कहा, शुभम, छोड़ो इसे। शायद मैं बदकिस्मत से पैदा हुई थी। इतना कहते ही वो बेहोश हो गई। शुभम ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। इसके बाद उधर टी पवेलियन विला की एक अजीब सी शांति थी, लेकिन तनाव हवा में तैर रहा था। चंचल किचन में सूप पैक कर रही थी और उसने अपनी बेटी मयूरी से कहा,
मयूरी, ये सूप डॉक्टर शुरवी के लिए है। मैंने सुना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। मयूर ने थर्मस लिया और चिंता जताकर कहा, माँ, लगता है दीदी और नितेश भाई के बीच झगड़ा हुआ है। शुरभी दीदी ने कुछ खाया नहीं है। उसकी बात सुनकर चंचल गुस्से में बोली, डॉक्टर मारवा भी हद करते हैं। शुरभी जैसी अच्छी लड़की की कद्र नहीं है उन्हें। मयूरी, तुम जाओ और उसे समझाओ। आगे से मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत करो माँ, मैं उन्हें मना दूंगी। तभी वहां मधु बैठी थी, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मयूरी ने उसे आवाज दी, मधु, क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर मधु चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, कुछ नहीं। बस मुझे रेड वाइन कंपटीशन की चिंता हो रही है। तुम्हारी तैयारी कैसी है? मयूर ने आत्मविश्वास से वाइन बनाने वाले कमरे की तरफ इशारा करके कहा, मेरी वाइन पूरी तरह तैयार है, नीचे रखी हुई है। उसकी बात सुनकर मधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वहीं मयूरी के जाने का समय हो गया था। उसने मधु से कहा, मधु, तुम यहीं रुको, माँ के साथ लंच करो, मैं कुछ समय बाद आकर तुमसे मिलती हूँ। मयूरी के जाते ही चंचल ने मधु का स्वागत किया, लेकिन तभी मधु ने अचानक पेट पकड़कर कहा, ओह आंटी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। चंचल घबरा गई। उसे चिंता हो रही कि वॉशरूम इस तरफ है, जल्दी जाओ बेटा। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आगे से मधु ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, बस वॉशरूम से ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो उधर की तरफ भागी। वहीं चंचल निश्चिंत होकर किचन में चली गई। इधर मधु ऊपर नहीं गई। वो दबे पांव से मयूरी के वाइन बनाने वाले कमरे के दरवाजे पर आ गई। उसके चेहरे पर दुविधा थी, लेकिन फिर उसने आंख बंद की और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। इसी समय उधर मयूरी ने सुरभि के अपार्टमेंट की डोर बेल बजाई। काफी देर इंतजार करने के बाद दरवाजा खुला। सामने सुरभि खड़ी थी, बेतरतीब बाल और नीली धारियों वाला सादा नाइट वियर पहने। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके ये हालात देखकर मयूरी ने चिंता में सुरभि का माथा छूकर पूछा, सुरभि दीदी, आप घर के अंदर क्या कर रही हैं? इतनी देर क्यों लगी? आपका चेहरा इतना पीला क्यों है? क्या आप ठीक हैं? आगे से सुरभि ने मयूरी को अपने हाथ में लेकर बोली, मैं ठीक हूँ, बस सो रही थी, इसलिए घंटी नहीं सुनी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने माहौल को हल्का करने के लिए आंख मारकर शरारत से कहा, दोपहर हो चुकी है और आप अभी तक सो रही हैं। आप तो बिल्कुल आलसी सुअर के बच्चे जैसी हो गई हैं। उसकी बात सुनकर सुरभि फीका सा मुस्कुरा आई और वो अंदर ले गई। अंदर आकर मयूरी ने डाइनिंग टेबल पर थर्मस खोलकर कहा, दीदी, माँ ने आपके लिए प्यार से भुट्टे का सूप भेजा है, इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। वहीं सूप की गंध सुरभि की नाक तक जाते ही उसका पेट मचल गया। उसने अपना हाथ छाती पर रखा और बड़ी मुश्किल से उल्टी को रोक कर कहा, मयूरी, आंटी को थैंक यू कहना, मैं जरा मुंह धोकर आती हूँ। ये कहते हुए सुरभि वॉशरूम की तरफ भागी। दरवाजा बंद करते ही उसका संयम टूट गया। वह सिंक पर झुक गई और उल्टियां करने लगी। पेट खाली था, इसलिए सिर्फ कड़वा पित्त बाहर आया। निढाल होकर वो ठंडे फर्श पर बैठ गई। उसने कांपते हाथों से अपना सपाट पेट को छुआ। यहाँ उसके भीतर एक नन्ही जान पल रही थी। उस रात में बेहोश होने के बाद शुभम उसे हॉस्पिटल ले गया था, जहां उसकी प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई थी। सुरभि ने आईने में अपना चेहरा देखा। 32 साल की उम्र में वो उन 20 साल की लड़कियों के सामने फीकी लग रही थी, जिनके साथ नितेश अब समय बिताता था। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, नितेश ने सही कहा था, वो साधारण है, लेकिन अब वो उसके पास जीने की एक वजह थी, उसका बच्चा। भले ही उसके पापा को कभी पता न चले, लेकिन वो इस बच्चे को पालेगी। तभी बाहर से मयूरी की घबराई हुई आवाज आई, हेलो नितेश भाई, जल्दी आइए, सुरभि दीदी के घर में राशन नहीं है, सब्जियां सड़ गई, वो बीमार लग रही हैं। हेलो हेलो। सुरभि समझ गई कि नितेश ने फोन काट दिया। एक अजीब सी ठंडक और हंसी उसके दिल में उतर गई। उसने अपने पेट पर हाथ फेर कर कहा, प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास माँ तो है। शोरबी ने खुद को समेटा, चेहरा धोया, मुस्कुरा कर बाहर निकली। उसने मयूरी के पास बैठकर कहा, मयूरी, तुम किसे फोन कर रही थी? आगे से मयूरी ने हड़बड़ाहट में फोन छुपा कर कहा, वो सिद्धार्थ थे, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। सिद्धार्थ का नाम लेते ही मयूरी का चेहरा खिल उठा। इसकी आंखों में चमक देखकर सुरभि के दिल में एक टीस उठी। ऐसे ही खुशी की उम्मीद उसे भी थी। सुरभि ने शांत स्वर में कहा, मयूरी, मैंने अमेरिका वापसी का टिकट ले लिया है, शायद मैं अब कभी वापस ना आऊं। उसकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। उसने जिद पकड़कर कहा, सुरभि दीदी, ऐसा मत करो,
मेरे रेड वाइन कंपटीशन तक रुक जाओ प्लीज। उसकी मासूमियत देखकर सुरभि पिघल गई। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम्हारे कंपटीशन जीतने के बाद ही मैं जाऊंगी। अगले दिन कंपटीशन का हॉल रोशनी और विलासिता से जगमगा रहा था। तभी मयूरी, मधु और उनकी टीम पहुंची। टीम के मेंबर्स उत्साहित थे, लेकिन मधु खोई खोई सी लग रही थी। मयूरी ने गौर किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी मेन गेट खुला और सिद्धार्थ वहां एंटर हुआ। काले सूट में वो किसी ग्रीक देवता जैसा लग रहा था, लेकिन सबका ध्यान उनके पीछे चल रहे लिटिल स्टार मास्टर आरुष ने खींचा। 9 महीने का आरुष अपने पापा की तरह कॉन्फिडेंस से अपनी नन्ही टांगों पर चल रहा था। तभी फॉरेन गेस्ट ने सिद्धार्थ को घेर कर पूछा, मिस्टर गुलेरिया, क्या ये आपका बेटा है? कितना प्यारा है। वहीं आरुष बोर हो रहा था। उसे यहाँ नहीं आना था, लेकिन पापा ने उसको धमकी दी थी। तभी उसने पार्टिसिपेंट्स की भीड़ में अपनी माँ को देखा। सफेद इंडियन ड्रेस में मयूरी किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। आरुष ने अपनी तोतली आवाज में चिल्लाकर कहा, मम्मी मम्मी। उसकी आवाज सुनते ही मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ की भारी और कॉन्फिडेंस से भरी ही आवाज गूंजी, हनी, मेरी हनी। वहां मौजूद हर शख्स की नजर मयूरी पर टिक गई। सिद्धार्थ फॉरनर्स को मयूरी का इंट्रो मिसेस गुलेरिया के रूप में दे रहा था। मयूरी को उसका यह अधिकार जताने वाला अंदाज पसंद आया, लेकिन कॉम्पिटिशन्स की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उसने सिर्फ स्टार के लिए सिर हिलाया और बैक स्टेज चली गई। आरुष अपनी माँ के पीछे भागना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी कॉलर पकड़ ली। इसके बाद चेतन, सिद्धार्थ का सेक्रेटरी, आरुष को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरुष रोने ही वाला था। तभी एक कोमल आवाज आई, छोटे आरुष, उदास क्यों हो? सुरभि वहां खड़ी थी। सुरभि को देखते ही आरुष का चेहरा खिल उठा। तभी सुरभि ने उसे समझा कर कहा, मम्मा काम कर रही है, अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो मम्मा जल्दी ही हो जाएंगी। सुरभि ने उसे केक का टुकड़ा दिया। आरुष तुरंत मान गया और खुश होकर केक खाने लगा। यह देखकर चेतन ने मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर सुरभि, बच्चों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तभी किसी ने कहा, यंग मास्टर मारवा। ये नाम सुनते ही सुरभि जम गई। सामने नितेश खड़ा था। सफेद शर्ट और काली पैंट में वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक रईस वारिस लग रहा था। उसकी आभा ठंडी और अभिमानी थी। सिद्धार्थ ने उसे आवाज दी। नितेश उसके पास चला गया। सुरभि ने बेचैनी से अपने आप को छुपाने की कोशिश की। वो आरुष के पास बैठी थी, जो नितेश और सिद्धार्थ के बड़ा करीब था। नितेश ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। सुरभि उठना चाहती थी, लेकिन तभी आरुष ने एक केक खत्म किया और उस पर झपट पड़ा। आंटी, हम हग। जिसे सुरभि का संतुलन बिगड़ गया। आरुष उससे टकराया और वो गिरने ही वाला था कि सुरभि की चीख निकल गई। उसी पल एक मजबूत बांह ने उसे थाम लिया। वो जमीन पर गिरने से बच गई। सुरभि, सावधान रहो। सुरभि ने सिर उठाकर देखा, वो शुभम था। सुरभि ने राहत की सांस लेकर कहा, शुभम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे से शुभम ने प्यार से उसे सीधा करके कहा, अगर मैं देर करता तो तुम गिर जाती। ये कहते हुए आरुष की तरफ देखा, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। सुरभि ने आरुष को गोद में उठाया और उसे चूम लिया। सुरभि ने शुभम ने सुरभि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे ज्यादा देर तक मत उठाओ, तुम्हारी हालात ठीक नहीं है। चलो, मैंने तुम्हारे लिए गर्म दूध मंगवाया है। सिद्धार्थ, नितेश ये सब देख रहे थे। सिद्धार्थ ने हंसकर व्यंग करके कहा, मेरा बेटा भी कमाल करता है, उसे सुरभि सबसे ज्यादा पसंद है। अब देखो, सुरभि, शुभम और आरुष तीनों एक परिवार की तरह लग रहे हैं। इसके बाद उसने नितेश की ओर मुड़कर कहा, सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अच्छा ही हुआ। शुभम बुरा नहीं है। शायद अगले साल हम सुरभि को शुभम के इस बच्चे के साथ देखें। वहीं नितेश के हाथ में वाइन का गिलास था। उसने एक घूंट में वाइन पी ली। उसकी नजरें शुभम और सुरभि की पीठ पर थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उसको बात सुनकर सिद्धार्थ की मुस्कान में ठंडक आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मजाक? अपनी हरकतें देखो। जब सुरभि गिरने वाली थी तो तुम्हारा एक्शन सबसे तेज होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे हाथ जेब के बाहर नहीं निकले। तुमने उसे बचाने के बारे में सोचा तक नहीं। उसकी बात सुनकर नितेश चुप रहा। तभी सिद्धार्थ ने तीखा वार करके कहा, जब तुमने कह दिया है कि ब्रेकअप हो गया है तो सच में ब्रेकअप कर लो। जुबान कुछ कहती है और करती कुछ है। तुम्हारा शरीर कुछ और कहता है। अगर तुम्हारी हरकतें इतनी हास्यास्पद न होती तो शायद मैं तुम पर हंस पाता। उसकी बात सुनकर नितेश ने खाली गिलास को कसकर पकड़ा।
वो जानता था कि सिद्धार्थ सही कह रहा है, लेकिन उसका अहंकार उसे एक्सेप्ट करने पर रोक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी, जिसे उसने वाइन के कड़वे घूंट के साथ निगल लिया था। नितेश ने खाली वाइन का ग्लास काउंटर पर रखा और चिढ़कर सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, मुझ पर हंसना बंद करो, तुम सच में बहुत परेशान करने वाले हो। सिद्धार्थ ने बस भौहें उचकाई। वो जानता था कि भावनाओं के मामले में तीसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वहीं नितेश वहां से हटकर सोफे पर जा बैठा, जहां कुछ सीनियर्स बैठे हुए थे। तभी लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें एक शांत कोने में टिक गई। वहां शुरभी बैठी थी, जिसकी गोद में नन्हा आरुष था। आरुष के वजन ने उसे संभालने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन शुभम उसके पास खड़ा था, उसे दूध का कप पकड़ा रहा था। तीनों एक आदर्श परिवार की तरह लग रहे थे। नितेश के अंदर जलन की लहर दौड़ गई। मयूरी ने उससे कहा था कि शुरभी की हालात खराब है, लेकिन यहाँ वो शुभम के साथ मुस्कुरा रही थी। 8 साल पहले भी वो ऐसे ही कुछ कहे बिना चली गई थी। नितेश ने कड़वाहट में मन में सोचा, उसमें न दिल है न विवेक। फिर भी जब सुरभि आरुष के साथ लड़खड़ाई थी, तो उसे थामने के लिए सबसे पहले नितेश का शरीर हरकत में आया था। वो खुद से नफरत करता था कि वो अब भी उसकी तरफ आकर्षित है। तभी पास बैठे एक सीनियर सीओ ने नितेश का ध्यान अपनी तरफ खींचकर कहा, यंग मास्टर मारवा, मेरी बेटी कविता से मिलिए, आप दोनों को बात करनी चाहिए। नितेश ने सामने खड़ी लड़की को सरसरी निगाह से देखा। खूबसूरत लेकिन बेअसर। उसे ब्लाइंड डेट्स से नफरत थी। अगर उसे शादी करनी होती तो वो उस छोटी खलनायिका जैसी किसी से करता जो उसकी एनर्जी का मुकाबला कर सके। तभी कोने में एक हलचल हुई। नन्हा आरुष जिद कर रहा था कि अपनी नन्ही उंगली से नितेश के पास रखी चेरी की प्लेट की तरफ इशारा कर रहा था। शुर भी हिचकिचाई, लेकिन आरुष के रोने के डर से वो उठी और नितेश की तरफ बढ़ी। शुरभि का दिल जोर से धड़क रहा था। नितेश सोफे पर लेटा हुआ उस नई लड़के से बात कर रहा था। उसके लंबे पैर क्रॉस थे और वो बड़ा आकर्षक लग रहा था। सुरभि को लगा जैसे वो किसी प्राइवेट लाइफ में घुसपैठ कर रही है। सुरभि ने संकोच में कहा, माफ कीजिए। नितेश ने मुड़कर देखा, आंखों में अजीबपन का नाटक था। उसने चौंक कर कहा, ओह मिस सुरभि, क्या चाहिए? सुरभि ने इशारा करके कहा, वो चेरी की प्लेट। तभी उस सीनियर सीओ ने उत्साह से कहा, यंग मास्टर मारवा, प्लीज प्लेट दे दीजिए। लेकिन नितेश अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें चाहिए खुद ले लो। उसकी बात सुनकर शुरभि शर्मिंदा हो गई। उसे झुककर प्लेट उठानी पड़ी और वो उसकी हल्की गुलाबी ड्रेस उससे आती भीनी खुशबू ने नितेश की सांसें थाम दी। जैसे ही शुरभि ने प्लेट उठाई, नितेश ने उसका हाथ दबोच लिया। वो उसके कान के पूछ झुका और उसने फुसफुसा कर कहा, तुम्हें चेरी पसंद है? क्या चेरी पुरुषों को पसंद नहीं होती? बताओ, तुम्हें पहले किसने चखा था? सिर्फ मैंने या किसी और ने भी? उसकी बात सुनकर शुरभि कांप उठी। यह अपमान असहनीय था। वो अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन नितेश की पकड़ मजबूत थी। उसने दबाव डालकर कहा, जवाब दो। वहीं शुरभि ने अपने आंसू रोकने के लिए होठ काट लिए और अपमानित महसूस करके कहा, सिर्फ तुम अकेले। जवाब सुनकर नितेश ने उसे छोड़ दिया। शुरभि चेरी की प्लेट लेकर वहां से भाग खड़ी हुई। वो आरुष के पास पहुंची और उसे चेरी देकर आंसुओं में डूब गई। नन्हा आरुष समझ गए कि आंटी रो रही। उसने चेरी फेंक दी और अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछने लगा। नितेश दूर से यह देख रहा था। उसे अपनी जीत पर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि खुद पर घृणा हुई। वो कितना गिर गया था। वो रो रही थी और आज वो खुद था वजह। तभी उसके पास बैठे सीओ ने माहौल को भांप कर कहा, यंग मास्टर, वो कौन थी? नितेश ने कड़वाहट में जवाब देकर कहा, क्या आपकी बेटी के पास पीएचडी है? उसका कोई फायदा नहीं। उस दिन का इंतजार करो जब वो लड़की जैसी हो जाए, जो सिर्फ एक शब्द बोलकर मुझे बिस्तर तक लेकर जा सकती है। उसकी बात सुनकर वो सीओ और उनकी बेटी अपमानित होकर वहां से चले गए। नितेश ने वाइन का ग्लास खत्म किया और दोबारा उसे कोने की तरफ देखा, लेकिन इस बार वहां सुरभि गायब थी। घबराहट में वो हॉल से बाहर भागा। उसने बड़बड़ाकर मन ही मन में सोचा, कहीं वो कुछ कर न ले। बाहर फवारे के पास उसने जो देखा, उसके कदम ठिठक गए। सुरभि शुभम की बाहों में थी। वो रो रही थी और शुभम उसे सांत्वना दे रहा था। नितेश के लिए दृश्य किसी सजा से कम नहीं था। वो कड़वी मुस्कान के साथ मुड़ा और वापस चला गया। वो फिर मूर्ख साबित हुआ। उधर शुभम सुरभि को समझा रहा था। उसे समझा कर बोला, नितेश को भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। सुरभि, तुम्हारे घर में उसका बच्चा है। क्या तुम सचमुच इसे अकेले पालोगी? मेरे साथ अमेरिका चलो,
मैं इसका पिता बनूंगा। शोरबी ने दृढ़ता से खुद को उससे अलग करके कहा, शुभम, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अकेले पालूंगी। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, प्लीज तुम मेरे साथ अमेरिका मत जाओ। ये कहकर शोरबी वहां से चली गई। इसके बाद कंपटीशन ऑफिशियल तौर पर शुरू हो गया। ऑर्गेनाइजर्स जानवी मंच पर थी। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मयूरी पार्टिसिपेंट्स की लाइन में बैठी थी। उसने देखा कि मेन जज की सीट पर वाइनरी जगत के राजा और एल्डर मास्टर काशीनाथ मारवा बैठे थे। मयूरी ने उन्हें देखकर कॉन्फिडेंस से अंगूठा दिखाया, जिसे देख काशीनाथ मुस्कुरा दिए। जब कॉम्पिटिशन का निर्णायक क्षण आया, जानवी ने जानबूझकर मयूरी को निशाना बनाया। उसने सोचा कि मयूरी की वाइन खराब होगी या उसे बदल दिया गया होगा। उसने माइक पर घोषणा करके कहा, आइए सबसे पहले मिसेज गुलेरिया द्वारा बनाई गई वाइन चखते हैं। पूरे हॉल का ध्यान मयूरी पर आ गया। मीडिया में चर्चा होने लगी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की डायरेक्टर और अब वाइन मेकर। तभी मयूरी ने बहुत ही शालीनता से जवाब देकर कहा, मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे आप सभी सीनियरों के मार्गदर्शन की जरूरत है। उसकी विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। काशीनाथ ने मयूरी की पसंद भरी नजर से देखा और फिर पास बैठे सिद्धार्थ को छेड़कर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, अब आप किसे वोट देंगे? अगर वाइफ को दिया तो पक्षपात, नहीं दिया तो घर पर मुसीबत। आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर माइक पर कहा, मेरे दिल में तो मेरी वाइफ ही बेस्ट है, लेकिन अगर मैं वोट देता हूं तो पक्षपात कहा जाएगा और नहीं देता तो आज रात घर पर मेरी शामत आएगी। उसकी यह बात सुनकर हॉल में हंसी के ठहाके गूंज उठे। तभी सिद्धार्थ ने आगे कहा, इसलिए मैं अपना वोट छोड़ने की अनुमति मांगता हूँ। उसकी बात पूरी होते ही माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया, जिससे जानवी का खून खोल उठा। उसका प्लान उल्टी पड़ रहा था। अंततः जजों ने वाइन चखना शुरू किया। जानवी ने अपनी साजिश के तहत मधु के हाथों मयूरी की वाइन बदलवा दी थी, इसलिए वो काशीनाथ के रिएक्शंस का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काशीनाथ ने घूंट भरा। उनका हाथ रुक गया। चेहरे पर एक गहरा भाव आया, जिसे देखकर जानवी खुश हो गई। उसने मन ही मन में सोचा कि शायद वाइन खराब है। तभी काशीनाथ ने धीरे से ग्लास हिलाया और मयूरी से पूछा, बेटी, ये कौन सी वाइन है? मयूरी उठी। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। उसने मुस्कुराकर कहा, दादाजी, ये फान की फ्लावर सीरीज की कॉमन डेजी है। डेजी जो मासूम है, लेकिन आपको किसी दूसरी दुनिया के सपने दिखा सकती है। क्या आप अपने सपनों के गृह नगर वापस चले गए? काशीनाथ की आंखों में चमक आ गई। वाइन का स्वाद उन्हें उनके पुराने दिनों की याद दिला गया था। जानवी की चालान नाकाम हो चुकी थी। मयूरी ने शायद पहले ही वाइन की अदला बदली को भांप लिया था, या मधु ने पाला बदल लिया था। हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। काशीनाथ ने खुद मंच पर आकर मयूरी का हाथ थाम लिया और उसे विजेता घोषित किया। मयूरी ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि अपने ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर दिया। मीटिंग रूम में अंधेरे में बैठी जानवी स्क्रीन पर मयूरी की जीत देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से और हार से तमतमा गया था। जानवी यही सोच रही थी कि आखिर मधु ने यह काम किया है या मयूरी ने ये पहले ही चाल को समझ लिया था। क्या हुआ था आखिर? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, आप इस कहानी को शेयर करें और तभी मैं आगे से बड़ा एपिसोड दूंगा, क्योंकि मैं बड़ा एपिसोड भी दे रहा हूं और आप लोग बिल्कुल शेयर और लाइक करते ही नहीं हैं। तो आगे से आप लाइक और शेयर जितना करोगे, उतने ही ज्यादा वीडियो आपको बड़ी मिलेगी।